नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, जिसके विषय में बहुत सारी कंप्लेंट शिकायतें आ रही हैं और मामला बहुत संगीन है। हमारे पास वो सबके एविडेंस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ पे एक ऐसी ही बात कर रहे हैं जो आपको सचेत करेगा, सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगा कि क्या भविष्य में आपके साथ ऐसी वारदातें न हो। तो ये चीज़ें जो मोस्टली देखने को मिल रही है, इशारे में मिल रही है, इसके पीछे एक क्या एक साजिश है, एक चाल है या सोची समझी साजिश है। ये चीज़ें चल रही है जिसमें आपको सावधानी बरतना है। हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आए, उसमें हमारे जो दर्शक हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने भी कॉल किया था। प्रॉब्लम एक ही आ रही है। प्रॉब्लम एक आ रही है ये से कि नकली डॉक्यूमेंट बना के, डॉक्यूमेंट मीन्स तो पावर ऑफ अटर्नी, सेल डीड, खरीदी बिक्री की डॉक्यूमेंट बना के और नाम ट्रांसफ़र कराना, क्या था एनेक्शन में नाम डलवाना। यहाँ तक ये मामला सामने आया कि जो व्यक्ति 2004 में मर चुका है, उसका 2009 में एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है कि 2009 में खेल एग्रीमेंट हुआ है, सेल एग्रीमेंट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर COSRA, कंप्लेंट अथॉरिटी ये जरा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। शिकायतों पे शिकायतें जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं है, ना इस बीच में कोई भी इंक्वायरी करवा रहे हैं। तो आखिर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों कि ये जो झोपड़पट्टी में, हम जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो हमारे लिए एक घर की वैल्यू क्या है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये ना COSRA समझ सकते हैं, ना वो कंप्लेंट अथॉरिटी समझ सकते हैं, ना सरकार समझेगी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, उनको झोपड़ी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे अधिकारों का घर छीना जा रहा है, हमारे अधिकारों का घर छीना जा रहा है। और उस चीज़ के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जिससे आप भी सतर्क रहिए कि कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसका अभी मैं कोई भी एविडेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मामले अभी प्रोसीडिंग चालू है, और जब ये चीज़ क्लियरेंस होगी हम वो चीज़ आपको बताएंगे उसमें क्या हुआ है। जैसे कि पिछले दिनों में हमने बताया था कि एक वृद्ध दादा है, उनके साथ क्या हो रहा है। अब वो चीज़ पटल पे आई है, देखते हैं। उसके अंदर अधिकारियों तक पहुंची वीडियोस, और शायद उसके अंदर न्याय मिलने की गुंजाइश है। जब वो अधिकारी न्याय देंगे वो भी हम बताएंगे कि किस अधिकारी ने न्याय दिया है, उस अधिकारी का नाम भी करेंगे कि ऐसे ईमानदार अधिकारी भी हैं जो इस चीज़ पर संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन क्या COSRA और कंप्लेंट अथॉरिटी ऐसे मामलों में संज्ञान लेंगे कि जहाँ भी फोर्जरी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है और समझिए क्राइम हो रहा है। तो ये जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि कहीं आपके घर के आपके डॉक्यूमेंट के पीछे किसी ने डुप्लीकेट तो नहीं बना लिया है, सेल डीड वगैरह। ये आपको पता करना है। आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता करने के लिए आपको बाकायदा आपकी पात्रता हुई है या अपात्र हैं। अपात्र हैं तो पात्रता के लिए भागिए, और अपात्र हैं तो बाकायदा संज्ञान लीजिए। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो भी पात्र व्यक्ति है, सर्टिफाइड एनेक्सल 2 की कॉपी निकालिए। सर्टिफाइड एनेक्सल 2 की कॉपी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर्टिफाइड एनेक्सल 2 की कॉपी आपके पास रहेगी, आपको लड़ने का पूरा अधिकार रहेगा। आप कहीं भी हर जगह सर्टिफाइड एनेक्सल 2 कॉपी लगेगी आपको। इसलिए सर्टिफाइड एनेक्सल 2 की कॉपी निकाल के रखिए, और बाकायदा आपकी जो पात्रता है उसके बारे में खबर लेते रहिए। आप डिपार्टमेंट से भिड़े रहिए। ये जरूरी नहीं कि आप पात्र हो गए तो आपका कोई लेना देना नहीं है, मात्र आपको भाड़े मिल रहे, आप बैठे हैं। नहीं, स्कीम के अंदर योजना में क्या चीज़ चल रही है उसकी सुध लीजिए, टाइम टू टाइम अपडेट लीजिए। हर विषय में क्या बिल्डर कॉर्पोरेट फंड भर रहा है, क्या बिल्डर ने मेंटेनेंस चार्जेस भरे हैं, क्या बिल्डर ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस भरे हैं, क्या ये सब चीज़ों पे RTI डालते रहिए, ताकि आप वहाँ जीवंत रहेंगे कि भैया मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए कि जो व्यक्ति
उनके घर होने के बावजूद उनके पिताजी के नाम से सेल डीड बना के उनका नाम इंटर करवा दिया गया है एनेक्शल 2 में, और वो व्यक्ति भाग रहे हैं, वो व्यक्ति भाग रहे, लड़ रहे अपने अधिकारों के लिए, जबकि जो घर उनका है। तो ये जी चीज़ें सामने आई है, वो भी व्यक्ति के मरने के 4 साल 5 साल बाद एग्रीमेंट हो रहा है। आप मुझे बताइए कमेंट में, क्या ये जायज़ है, ये लीगल है? तो ये अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? ऐसे मामले में तो अधिकारियों को तुरंत उस मैटर को क्राइम के हवाले करना चाहिए, उस लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन को भेजना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी शिकायत आई है जिसके अंदर हमें लग रहा है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो आप इसकी संज्ञान लेके हमें रिपोर्ट दीजिए। लेकिन क्या बात है कि सीईओ सारे इस पर ध्यान नहीं देते, क्या बात है कि सक्षम प्राधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते, और वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो लड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये पिछले जब से मैंने वीडियो चलाया है, मुझे ऐसे ही फ़ोन्स आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे भी एक जन के साथ ऐसा हुआ है, हमारे भी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं, ये क्या हो रहा है? क्या ये झोपड़ी धारकों का घर हथियाने के लिए कोई टीम है? क्या ये सरकार द्वारा नियोजित कोई योजना है या साजिश है, या इसके अंदर सीईओ सारे और अन्य अधिकारी की मिलीभगत है? ये चीज़ों पे प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है, इसकी इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें आज आ रही है, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे पास सबूत क्या है? मेरे पास सबूत है वो लोग जो लड़ रहे हैं, जिनका मैटर्स है, जो मुझे फ़ोन के द्वारा बता रहे कि सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो सबूत है मेरे पास। उसमें एडवोकेट्स भी हैं, जो एडवोकेट्स लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ़ कंप्लेंट फाइल किए, वो एडवोकेट्स भी हैं। तो मुझे सबूत की कमी नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मुझे सबूत की कमी नहीं है। सबूत भर भर के मिलेंगे, लेकिन सबूत के पहले अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएं। अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि अधिकारी अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो एक जो ओरिजिनल व्यक्ति है, वो पीड़ित व्यक्ति को अपने घरों के लिए कितनी प्रताड़नाएं झेलना पड़ता है। यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, मुझे बताइए। झोपड़ी धारक कोई करोड़पति नहीं होते। आज कोर्ट में जाना मतलब कम से कम लाखों के हिसाब से पैसे खर्चा करना है। तो ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन क्या ये अधिकारी इस चीज़ को नहीं समझ सकते? मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे मैटर के लिए सरकार एक स्पेशल सेल करे, स्पेशल सेल स्थापित करे कि भैया ऐसे फोर्जरी के मैटर ना आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, ना सीईओ के पास, इस सेल में डालिए। इस सेल को पूरा पावर दीजिए, पुलिस के अधिकारी ही बैठाइए उनके अंदर, पुलिस के अधिकारी ही बैठाइए, जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं उनको बिठाइए कि भैया इसकी इंक्वायरी आप करेंगे। उनको पूरा पावर दीजिए कि भाई इसके अंदर हुआ क्या है। एक पुलिस का जो पावर होता है वो पावर दीजिए, और वो रिपोर्ट बना के लोकल पुलिस स्टेशन को देंगे कि भैया इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिए, इन्होंने गलत किया है। तो ये एक स्पेशल सेल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक आम गरीब व्यक्ति के साथ में नाइंसाफ़ी न हो। आज इतने मामले, दोस्तों कल थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम्स होने की वजह से मुझे कहीं बाहर जाना था, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे नस की वजह से। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, तनाव हो गया था, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ खिंचा हो गया था। इसके लिए कल मैं वीडियोस भी नहीं बनाया क्योंकि वो दर्द मुझसे झेला नहीं जा रहा था। उसके विषय में बहुत सारे फ़ोन्स आए, मैं फ़ोन्स भी उठाना मुनासिब ने समझा कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन उस बीच में कुछ फ़ोन्स ऐसे, कॉल्स ऐसे आए जो बार बार आ रहे थे। मैंने उसे अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये चीज़ें अग्रसर हो रही है एक प्लानिंग की तरह। आखिर क्या है ये, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो इनकी पहुंच इतनी बड़ी है कि कोई अधिकारी इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई भी सूचना देने के लिए कर रहे हैं कि वो सीधा बोलते हैं हम सूचना नहीं देंगे। तो आप मुझे बताइए कि उस व्यक्ति के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्या उसका वो भारतवर्ष का व्यक्ति नहीं है, वो भारतीय नहीं है? क्या उसके अधिकार से नहीं है? तो ये जो चीज़ें हैं ये धोखादायक स्थिति पैदा कर रही है, एक और ख़ासकर इशारे के अंदर में जो अनजान हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके साथ ये घटनाएं घट रही है। घर में बैठे हैं, एनेक्शन में नाम किसी का और का आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
सरकार को इस चीज़ पे संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार मुझे बोले कि भैया आप कैसे बोल रहे हो, आप एविडेंस दीजिए, मैं उन व्यक्तियों को लेके आऊँगा आपके पास, उनके बाकी एडवोकेट्स को लेके आऊँगा, प्रूफ दूंगा कि भैया देखिए क्या हुआ है। तो ये जो चीज़ें चल रही है, इससे आपको सावधान रहना है। हर झोपड़ीवासी सावधान रहे और दूसरे को जागरूक करे कि भैया अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को दीजिए मत। अपने डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के अलावा सरकारी विभागों के अलावा किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट दीजिए मत। ये पहले आप सोच लीजिए, यहाँ पे नहीं तो कल आप इसी कैटेगरी में खड़े रहेंगे। आज बहुत सारे मैटर्स ऐसे ही चल रहे हैं। अभी एक मैटर तो चल रहे हैं डिप्टी के एसआरए में सेम मैटर है, एनेक्शन में नाम किसी और का है और दूसरा बंदा आगे बोलता है मैंने खरीदी किया है। अब मुझे बताइए, एसआरए में तो खरीदी बिक्री मान्य है ही नहीं, तो वहाँ पे हियरिंग किस बात की चल रही है? वहाँ पे हियरिंग किस बात की चल रही है? ये सबसे बड़ा इशू हो जा रहा है कि जहाँ प्रोविजन ही नहीं है वहाँ आप हियरिंग चला रहे हो और उस व्यक्ति को आप प्राधान्य दे रहे हो कि भैया ये लीजिए, ये आपको डॉक्यूमेंट, और ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो उस व्यक्ति को दे रहे जो जिसका नाम है, जो ओरिजिनल व्यक्ति है उसको बोलते भैया डॉक्यूमेंट दे रहे आप ले लीजिए। अब बताइए ओरिजिनल वो बंदा डॉक्यूमेंट क्यों ले? थर्ड पर्सन से जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। सरकारी अधिकारी ये क्यों नहीं समझते कि भैया जो प्रोविजन नहीं है तो हम इस प्रोविजन में हियरिंग क्यों रखे? भैया इस व्यक्ति का नाम है, इसको अलॉट कीजिए, इनको चाबी दीजिए, बात खत्म। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सीपीसी के तहत, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आप कोर्ट जाइए, क्योंकि कोर्ट में भी जब एसआरए के नियम में आता ही नहीं है खरीदी बिक्री तो क्या है। और मुझे लगता है कि सरकार का ये जो झोपड़ी खरीदी बिक्री का जो जीआर आने की वजह बात, तो शायद ये मात्रा और बढ़ने वाली है। इसके लिए सरकार को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, सोच समझ के इस चीज़ में चलना चाहिए और उसमें एक प्रोविज़न डालना चाहिए कि भाई झोपड़ी खरीदी बिक्री में अगर जो व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि मैंने खरीदी बिक्री किया है तो उसके अगर डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं तो उनको प्राधान्य ना दें। क्योंकि सरकार ने यहाँ पे झोपड़ी टूटने के बाद खरीदी बिक्री की बात नहीं की है, झोपड़ी खरीदी बिक्री कि एसआरए आने के बाद एसआरए लेट होता है तो व्यक्ति अपनी झोपड़ी खरीदी बिक्री करता है। अब बताइए जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स ले रहा है और उसके आगे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, उसने ट्रांसफ़र ही नहीं किए, एनेक्शन में उसका ही नाम है, उसका लाइट बिल भी ट्रांसफ़र नहीं, वो व्यक्ति अगर वहाँ चैलेंज करेगा, अपील फाइल करेगा, उसका नाम ट्रांसफ़र होगा, तो अगर वो व्यक्ति सही नहीं है तो ओरिजिनल के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि नहीं? तो ये प्रमाण बढ़ जाएगा। इसलिए ये हमारी वीडियो सरकार तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि झोपड़ी खरीदी बिक्री में कम से कम आपका एक डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र, कम से कम लाइट बिल तो ट्रांसफ़र होना चाहिए कि भैया आपने झोपड़ी खरीदा तो लाइट बिल तो ट्रांसफ़र कराया होगा। अगर लाइट बिल एक ट्रांसफ़र कराया या कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र नहीं कराए तो उस अपील को माना नहीं जाए, उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये चीज़ का भी को ध्यान रखना चाहिए, ये संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ऐसी वारदातें आ जाएगी कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जब कानून नहीं है तो ये हालत है, अगर कानून आ जाएगा तो आपकी कौन सुनेगा ये मुझे बताइए। क्योंकि मार्केट में डॉक्यूमेंट्स ऐसे बन रहे हैं, अजीब लग रहा है। मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई इस तरह से डॉक्यूमेंट बन जाते हैं कि भाई आदमी है ही नहीं और डॉक्यूमेंट खरीदी बिक्री तैयार हो गई। वाह, मतलब आदमी मरा हुआ है और उसके नाम पे खरीदी बिक्री हो रही है। तो इन चीज़ों का संज्ञान अगर डिपार्टमेंट नहीं लेता है तो भाई उस पीड़ित को न्याय कौन देगा? दोस्तों ये जो वीडियोस है, इस वीडियोस को इतना वायरल कीजिए कि सरकार तक पहुँचे और जो भी यहाँ पे खरीदी बिक्री के नियम आ रहे हैं उस नियम में संशोधन होना चाहिए कि भाई अगर इनके डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र नहीं है तो इनको उस प्रोविज़न के अंडर में न लिया जाए, क्योंकि नहीं तो एक व्यक्ति की वजह से अनेकों व्यक्ति इस जंजाल में फंसेंगे। या 100 बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी ये काम कर रहा है, जो भी टीम ये काम कर रही है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसकी पहुंच इतनी है कि भाई डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करता है, पुलिस स्टेशन उसकी सुनती नहीं है, किसकी? पीड़ित की, उसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं, कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं। तो भाई वो व्यक्ति जाए कहाँ न्याय मांगे?
तो आप मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं न्याय मुक्त अन्याय मुक्त भारत बनाएंगे, तो भैया यहाँ तो अन्याय ही अन्याय हो रहा है, न्याय कहाँ मिल रहा है? तो भाई इस चीज़ को समझना चाहिए। नेताओं की बातें अलग है, आपकी अपनी संपत्ति है, उसको संरक्षण कैसे और किस प्रकार देना है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। कहीं ऐसा न हो कि कोई भी व्यक्ति इस जंजाल में फंसे और ज़िंदगी भर लड़ते रहे। भाई सामने वाले का एक ही इंटेंशन रहता है कि इनको भगाते रहो भगाते रहो। आप परेशान होके खुद ही बोल देंगे भैया जो है दे दो, मैं चलता हूँ, अब तो मुझे मिलने वाला नहीं। ये चीज़ें सामने ला रहे हैं आपको लाचार और मजबूर करने के लिए। तो इस चीज़ पे तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। जितने भी ऐसे मैटर्स है सारे में चल रहे हैं, सबूत की जरूरत ही नहीं है, सारे मैटर चल रहे हैं, कंप्लेंट फाइल हैं, तो उस सब चीज़ों को सेपरेट किया जाए, अलग निकाला जाए, बराबर है। उसका पृथक्करण करके उस फाइलों को भेजा जाए कहाँ पे? क्राइम ब्रांच में, कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। तो ये अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उस पीड़ित व्यक्ति को दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ रहे हैं? किसी भी डिपार्टमेंट में उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो न्याय कहाँ है? न्याय कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या उनको न्याय मिल रहा है? मेरे दर्शक है, कमेंट्स करके बताइए क्या उन्हें न्याय मिल रहा है, क्या आपको न्याय मिल रहा है? क्या आपके पात्रता के लिए आप लड़ाई लड़ते जा रहे, 4-4, 5-5 साल, 2-2 साल आप लड़ाई लड़, ये न्याय है? जबकि कानून में दिया गया है कि इनका 1 महीने के अंदर क्लियर किया जाए। 2014 के जीआर के अंदर क्लियर कट लिखा था, ये जो भी जोड़ पत्र 3-4 है 1 महीने में इसका क्लियरेंस होना चाहिए। वही चीज़ें चलती आ रही है, तो क्यों इतना समय लगाते हैं कंपनी अथॉरिटी पात्रता के लिए? भाई अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उनको ऑर्डर्स निकालिए, उनके पास रेमेडी है, वो आगे जाने दीजिए ना, उनके पास अधिकार है ना 35 में। तो ये वहाँ पे प्रलंबित क्यों रखते हैं? और यदि आप वहाँ भूल गए तो आपकी जो फाइल है वो भी गायब हो जाएगी, फिर कहेंगे भैया वापस से डाल दीजिए। जोड़ पत्र 3-4 बार बार नहीं भरा जाता है, यह अधिकारियों को भी समझना चाहिए। वो एक ही बार रिकॉर्ड पे आना चाहिए, लेकिन इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे अधिकारी। जितने कानून बनते हैं उनको कानून को तोड़ने के लिए अधिकारी ही रास्ता निकालते हैं। दोस्तों, ये न्याय की लड़ाई में सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये समझिए कहीं वो जो टीम है कहीं आपके इर्द गिर्द तो नहीं है, आपके लोगों के साथ छल तो नहीं कर रही है। इस चीज़ का संज्ञान लीजिए। और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से पीड़ित है तो मैं निवेदन करूँगा उस योजना के लोगों को कि भैया उनका साथ दिया जाए और एकजुट होके उनको सपोर्ट करो कि भैया इनका यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाला गलत व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये मैं मेरे झोपड़ी धारक भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके ही हैं, आपके साथ रहें। आज उनके साथ छल हो रहा है तो आपका फ़र्ज होता है कि आप उन्हें मदद कीजिए। तो दोस्तों, आज ये चेतावनी वाली वीडियो जो सावधान के लिए वीडियोस बनाई गई है, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। जब जरूरत पड़ेगी मैं एविडेंस भी दूंगा, और उस एविडेंस की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेंट्स फाइल है। और अब कोई बहुत सारे मैटर्स तो कोर्ट में मूव होने वाले हैं। ये भी बता रहा हूँ कि आज हमारे एक दोस्त हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको मैंने बताया कि मतलब सर ये डिपार्टमेंट सुनने वाला नहीं है, ना ये पुलिस स्टेशन सुनने वाला है। आप जितने डिपार्टमेंट सबको कंप्लेंट फाइल कीजिए। बोले सर वो कंप्लेंट का जवाब नहीं देते, कुछ एक्शन नहीं देते। मतलब सर आप वो चीज़ मत देखिए, वो क्या कर रहे हैं वो मत देखिए, आपको क्या करना है वो देखिए। आप ये चीज़ कंप्लेंट फाइल कीजिए, और अगर ये 1 महीने में कोई भी आपको रिप्लाई नहीं देता है तो आप CRPC 156(3) में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी याचिका रखिए कि भैया डिपार्टमेंट कार्रवाई, और सबको पार्टी बनाइए। सब आपके वहाँ पे जवाब देंगे, सब जवाब देंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। जब कोर्ट ऑर्डर देगा इंक्वायरी का ना, तब आगे देखिए मज़ा। तो ये चीज़ उनको सलाह दिए, वो बोले सर थैंक यू आपने बताया, अब ये चीज़ को हम प्रोसीड करेंगे आगे और 156(3) में लेके जाते। मतलब सब डिपार्टमेंट को लीजिए, SRE को भी लीजिए, कंप्लेंट अथॉरिटी को भी लीजिए और पुलिस को भी लीजिए कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप।
यहाँ पे सीधी सी बात वहाँ पे क्या है कि जिस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्रेशन हुआ 2004 में उसकी डेथ हो गई है और 2009 का एग्रीमेंट है। तो आप मुझे बताइए ये एग्रीमेंट जो है सही है या गलत है, मुझे कमेंट्स में इसका चाहिए। जो भी मेरे दर्शक वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो समझो कमेंट्स नहीं किए तो मैं समझ जाऊंगा कि उनको कोई रुचि नहीं इस चीज़ में। तो इस कमेंट में बताइए क्या ये एग्रीमेंट सही है या नहीं। तो दोस्तों आप भी सतर्क होइए और लोगों को भी सतर्क करिए कि ऐसी जो टीम चल रही है, एक साजिश की तरह एक गैंग बनी हुई है, उस गैंग से लड़ने के लिए आपकी सावधानी और आपकी जागरूकता ही आपको काम देगी। तो दोस्तों बने रहिए जागरूक के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।